हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी और अग्निशमन बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं इनसे गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? देखिए वायुमंडल में सबसे हल्की जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। इसका जो परमाणु भार है वो 1.008 होता है। हाइड्रोजन गैस जिसके लिए मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील गैस होती है। हाइड्रोजन गैस का परमाणु भार सबसे कम होता है। हमने सुना है हीलियम गैस के बारे में भी, मैं आपको बता दूं, जो हीलियम का जो परमाणु भार होता है वो हाइड्रोजन से दुगना होता है। लेकिन गुब्बारों में हम हीलियम गैस भरते हैं, क्यों भाई? अगर हाइड्रोजन भर देंगे तो गुब्बारा फट जाएगा। मैंने अभी बताया था ना, हल्की नीली लौ के साथ में जलती है हाइड्रोजन गैस, ज्वलनशील गैस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, अगर किसी पूछ लिया जाए कि वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हमें आंसर देना है हाइड्रोजन गैस। का दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ के राज चिन्ह पर, सुन लो, मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ भील योद्धा तथा दूसरी ओर राजपूत योद्धा का जो चित्रण है, जो अंकन है, वो किसके शासनकाल से प्रारंभ हुआ? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई ऐसा क्यों है कि मेवाड़ के जो राज चिन्ह है उस पर एक और भील योद्धा का अंकन है, दूसरी ओर राजपूत योद्धा का अंकन है। ऐसा क्यों रहा? मेवाड़ का पूरा इतिहास पढ़ लो, क्योंकि जितना मेवाड़ की वीरता के बारे में अपन सुनते हैं, गाते हैं, मेवाड़ की भूमि के लिए कहते हैं कि वीरों की भूमि है, विश्व में महाराणा प्रताप जैसे वीरों को जन्म देने वाली भूमि है। जितने भी युद्ध और लड़ाई हुई है उसमें बराबर योगदान रहा है भीलों का। क्योंकि हमने सुना है ना, पूंजा भील का नाम। भीलों की जो सेना थी वो तीर और बाण लिए हुए बराबरी से युद्ध करती थी और मेवाड़ को हमेशा फतेह अर्थात विजय दिलवाती थी। इसलिए एक तरफ भील का अंकन है और दूसरी तरफ राजपूत योद्धा का। प्रसंग ये था किसके शासनकाल से प्रारंभ हुआ? तो याद रखना है, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के समय से ये प्रथा प्रारंभ हुई थी कि मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ भील योद्धा तथा दूसरी तरफ राजपूत योद्धा का अंकन किया गया। आज का तीसरा क्वेश्चन, किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में राजा की वीरता का उल्लेख मिलता है? तो राजा के शौर्य और वीरता के उल्लेख के बारे में बात करें तो इस प्रकार का जो उल्लेख मिलता है वो हमें रासो ग्रंथों में मिलता है। क्यों भैया? क्योंकि रासो ग्रंथों का जो निर्माण किया गया, रासो ग्रंथ जिनके द्वारा रचे गए वो चारण और भाटों के द्वारा रचे गए थे, जो राजाओं की हमेशा प्रशंसा, उनकी वीर गाथा, उनकी अमर गाथा गाते रहते थे, राजा को प्रेरित करते रहते थे, उनको प्रोत्साहन देते थे, उनके वीरता की कहानियां गाते थे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जितने भी रासो ग्रंथ है उनमें राजाओं की वीरता का बखूबी बखान किया गया है। हाँ जी, आज का चौथा क्वेश्चन हाल ही में अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है, भोजी लंबरदार का संबंध किस रियासत से है, अर्थात किस क्षेत्र से है? कौन थे भोजी लंबरदार? नाम तो सुना है गुरुजी। बिल्कुल, भोजी लंबरदार का संबंध भरतपुर से है और ये भरतपुर के बहुत बहुत बड़े किसान नेता रहे थे। बहुत इन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई, जेल भी गए थे भोजी लंबरदार, और लाग बाग और बेगार के खिलाफ इन्होंने किसानों की आवाज उठाई थी। हाँ जी, आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन आप सभी को आता भी है। राजस्थान को भू आकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो हम सभी को पता है कि कहते हैं ना, हमारा रंग रंगीला राजस्थान है, और कोई भी दूसरे स्टेट का व्यक्ति आता है वो सोचता है कि भैया राजस्थान में तो केवल रेगिस्तान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि राजस्थान की छटा निराली है। 4 प्रकार की भौगोलिक अवस्था राजस्थान में मिलती है। नंबर 1 पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, तीसरे नंबर पे पूर्व मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिणी पठारी प्रदेश। देखिए अधिकतर जो हमारा भाग है वो मरुस्थलीय प्रदेश है। तो मरुस्थल के लिए थोड़ा सा बता दूं कि मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ। तो मरुस्थल का जहां भी निर्माण होगा वो किसी समय किसी सागर या महासागर का अवशेष रहा है। मरुस्थल जो हमारा है वो 33 महासागर का अवशेष था। समुद्र का पानी सूखेगा, रेत रहेगी, इसी से मरुस्थल का निर्माण हुआ। दूसरे में बात करते हैं मध्यवर्ती अरावली के बारे में। जो दूसरे स्टेट के लोग आप करके देखते हैं कि ये जो अरावली है ये तो निश्चित रूप से उत्तराखंड, हिमालय और जम्मू कश्मीर के जैसे श्रम वादियां है अरावली में,
यहाँ तो राजस्थान के जैसे रेगिस्तान दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल हमारा जो राजस्थान वो है ही इतना निराला। तो अरावली पर्वतमाला है जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, और अभी अरावली बचाओ आंदोलन भी चल रहा है। तीसरे बात करें, तीसरे नंबर पे तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। तो मैदानों का निर्माण कैसे हुआ भैया? मैदानों का जो निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा होता है। अरावली का निर्माण कैसे हुआ? तो अरावली का जो निर्माण है वो तो ज्वालामुखी के द्वारा हुआ। और चौथा और अंतिम जो राजस्थान की बात करें भौगोलिक प्रदेश की, तो वो दक्षिण का पठारी प्रदेश है, जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से भी अपन जानते हैं। हाड़ौती का पठारी प्रदेश, जहाँ पर काली और चिकनी मिट्टी पाई जाती है।